गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं विनोद वर्मा और आप लोग देख रहे हैं बी एंड बी टैक्स। आज हम लोग बजट के बारे में चर्चा करते हैं, स्पेशली इनकम टैक्स से रिलेटेड इश्यूज के बारे में। वैसे जब से जीएसटी आया है, पहले की तरह बजट में लोगों की दिलचस्पी उतनी नहीं रही है, क्योंकि आजकल बजट के बाद बहुत सा कोई सामान सस्ता और महंगा नहीं होता, क्योंकि जीएसटी में 365 डेज चेंजेज होते रहते हैं और सामान महंगा सस्ता होता रहता है। एनीवेज, वैसे हर बजट की तरह इस बजट में भी इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस हैं, लेकिन वो आप लोगों के लिए उतना उपयोगी नहीं है। प्रोसीजरल चेंजेस हैं। मिडिल क्लास को इम्पैक्ट करने वाले जो इशूज हैं, आज मैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। बस आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि मैं उनसे भी रूबरू हो सकूं। चलिए हम लोग बजट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इस बार इनकम टैक्स के रेट में और इनकम के स्लैब में कोई चेंजेस नहीं आया है। मतलब अच्छी बात इसलिए है कि रेट बढ़ भी सकता था। वैसे हम लोग एक्सपेक्ट ये करते थे कि रेट घटना चाहिए, ना घटा है ना बढ़ा है। दूसरा पॉइंट, हम लोग कोविड के बारे में बात करते हैं। हम लोग पिछले 2 सालों से कोविड से इम्पैक्ट रहे हैं और काफ़ी इसका प्रभाव पड़ा है हमारी ज़िंदगी के ऊपर। इस बजट में भी उससे रिलेटेड कुछ प्रोविज़न सरकार लेकर के आई है, जो इस प्रकार है। अगर आप कोविड से बीमार हुए हों, कोविड हुआ हो आपको, और आपके एम्प्लॉयर ने आपके ऊपर कोई खर्च किया हो, जो खर्च हुआ हो वो रिम्बर्स किया हो, तो वो अमाउंट आपका परक्यूजिट नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब आपके इनकम में ऐड नहीं होगा और उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एम्प्लॉयर के अलावा भी किसी ने आपको कोविड के इलाज के लिए आपको कुछ पैसा दिया हो, वो भी आपके इनकम का पार्ट नहीं होगा और उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक तीसरा भी पॉइंट है कि अगर कोविड में किसी की डेथ हो जाती है और एम्प्लॉयर जो फैमिली के लोग हैं उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प करता है, तो अप टू 10 लाख रुपए जो वो फाइनेंशियल हेल्प करते हैं वो फैमिली के इनकम में ऐड नहीं होगा और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा फैमिली मेंबर्स को। परंतु इसके लिए एक कंडीशन है कि ये डेथ के 12 महीने के अंदर पैसा मिलना चाहिए। एक और अच्छी बात है कि ये जो एप्लीकेबल है वो पीछे से एप्लीकेबल किया गया है, 1/4/2020 से एप्लीकेबल है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है जो बहुत ही चर्चित है इस बजट में, आम लोग उसी के बारे में चर्चा करते हैं, वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी कुछ चेंजेस, प्रोविजंस इस बजट में आया है। वैसे क्रिप्टो करेंसी को बजट में वर्चुअल करेंसी कहा गया है। वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी एक ही है। भारत में क्रिप्टो करेंसी वैसे तो लीगल है या नहीं, इसके बारे में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई है। और इस बजट में ये भी कहा गया है कि आरबीआई भी अपना एक वर्चुअल करेंसी लेके आएगी, पता नहीं कब लेके आएगी। लेकिन सबसे जो ज़्यादा चर्चा की विषय है वो ये है कि अब क्रिप्टो करेंसी को अगर आप सेल करते हैं और कोई पैसा बनाते हैं तो उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स देना है। पहले आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था। ऐसा भी नहीं है कि कोई टैक्स नहीं देना होता था, पहले कोई प्रोविज़न अलग से इसके बारे में नहीं था। आप सेल करते थे, अपने इनकम में इनकम को ऐड करते थे और एज पर स्लैब आप इनकम टैक्स पे करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको फ्लैट 30% टैक्स देना होगा। इसमें केवल और केवल क्रिप्टो करेंसी का जो कॉस्ट है जिस पे आपने परचेज किया है वही लेस करना है सेल अमाउंट से, और किसी भी तरह का कोई एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। इसमें कोई इंडेक्सेशन का भी नहीं अलाउड है। जैसे 2-3 साल पहले आपने खरीदा है और कॉस्ट कम था और इस साल आप बेच रहे हैं, जैसे नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में होता है, यहाँ पे वो नहीं है। तीसरा, आपको इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस भी अलाउड नहीं है। मतलब अगर इस साल में लॉस हुआ हो और अगले साल में गेन हुआ हो तो आप सेट ऑफ कर ले, ऐसा भी कोई प्रोविज़न नहीं है।
लेकिन एक है कि अगर एक ही साल में अगर आपने 3, 4, 5 ट्रांजैक्शन किया है, किसी में आपको लॉस हुआ हो और किसी में आपको गेन हुआ हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नेट जो गेन हुआ उसके ऊपर आप 30% टैक्स दे सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में अभी बजट में कुछ कहा नहीं गया है कि अलग-अलग ट्रांजैक्शन के को काउंट करना है या एक साथ करना है। ये आपके पास एक कह सकते हैं कि है ऑप्शन। तीसरा एक और है कि इसके ऊपर 1% टीडीएस का भी प्रोविज़न किया गया है। जैसे आप ट्रांसफ़र करते हैं, सेल करते हैं, तो 1% टीडीएस कट जाएगा। टीडीएस का लिमिट रखा गया है 50,000 और 10,000। 50,000 उसके लिए रखा गया है जैसे इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर के लिए 50,000 का लिमिट है, और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ और इंक्लूडिंग जो इंडिविजुअल एचयूएफ जो टैक्स ऑडिट में है, जिसका फाइल ऑडिट होता है, बिजनेस में है और ऑडिट में है, उसके लिए ये लिमिट 10,000 का रखा गया है। और टीडीएस का इफेक्टिव डेट इन्होंने रखा है 1 जुलाई 2022 कि 1 जुलाई 2022 से ये टीडीएस काटना होगा। लेकिन इसके लिए अभी कुछ सर्कुलर वगैरह या प्रोसीजर कैसे काटना है, कौन काटेगा, क्योंकि मुझे समझ आता है कि मैं आपको ट्रांसफ़र करूं तो मैं और आप इन्वॉल्व हैं, लेकिन ऑनलाइन हम सेल कर देते हैं तो कौन काटेगा, किसकी लायबिलिटी होगी, कैसे डिपॉजिट होगा, ये सब जो डिटेल्ड है, ये डिटेल अभी आना बाकी है। और ये एप्लीकेबल 1 जुलाई 2022 से है। और ये जो ऊपर के प्रोविजंस मैंने बताया कि टैक्स कब से लगेगा, वो टैक्स 1 अप्रैल 2022 के बाद आप सेल करेंगे तो लगेगा। कहने का मतलब असेसमेंट ईयर 2023-24 से ये एप्लीकेबल है। एक और नया प्रोविज़न लाया है जो अपडेटेड रिटर्न का। पहले आपको याद होगा 4-5 साल पहले कि हम लोग 2 साल तक रिटर्न फाइल कर लिया करते थे, कोई लेट फीस नहीं लगता था, और अगर फाइल कर लिया है तो हम लोग प्रोसेस होने से पहले या 2 साल तक रिवाइज़ कर लिया करते थे। बाद में वो चेंज कर दिया गया और 31 मार्च तक कर दिया गया। फिर अभी 31 दिसंबर है कि 31 दिसंबर तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं या रिवाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद ना तो आप फाइल कर सकते हैं ना रिवाइज़ कर सकते हैं। बट इस बजट में एक प्रोविज़न लाया गया है जो जिसको कह सकते हैं कि पुरानी ही बातों को नए फ्लेवर में इन्होंने पेश किया है। इसका नाम रखा है अपडेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न नहीं, अपडेटेड रिटर्न। इसका एक अच्छी बात यह है कि अगर इवन आपने पहले रिटर्न फाइल नहीं किया है तब भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं विद इन 2 ईयर। अगर एग्जाम्पल हम लोग लें कि जैसे 20-21 फाइनेंशियल ईयर का जो अभी रिटर्न फाइल हो रहा है, इसका रिटर्न हम लोग 31/3/2024 तक फाइल कर सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिवाइज वर्ड यहाँ नहीं, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं। इसमें आपको इनकम घटाना नहीं है और नए इनकम अगर कोई है तो उसका आपको टैक्स देना है, इस तरह का है। अच्छी बात है, पहले लोग रिटर्न फाइल नहीं कर पाते थे, कोई छूट गया हो तो अब ये प्रोविज़न आपके पास है। एक और चेंज है 80CC-D में, यह आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 80CC-D में 14% का लिमिट था, वो लिमिट अब स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा लोग इम्पैक्ट नहीं होंगे, बट जो भी होंगे पहले स्टेट गवर्नमेंट में कम था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14% किया था, अब बजट में ही इसको चेंज करके दोनों जगह सेम कर दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर के लिए अभी भी 10% है, जो पहले था उसमें कोई किसी तरह का चेंज नहीं है। एक चेंज सेक्शन 80DD में है कि अगर डिसेबल्ड पर्सन है और उसके लिए कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड करते हैं तो उसका डिडक्शन मिलता है। और अगर आप कोई एन्युटी पॉलिसी लेते हैं डिसेबल्ड पर्सन के लिए LIC से या किसी और से, तो पहले क्या प्रोविज़न था कि एन्युटी का बेनिफिट जो है वो आपके डेथ के बाद उसको मिले डिसेबल्ड पर्सन के लिए, तब ये बेनिफिट मिलता था। उसमें एक चेंज कर दिया गया है कि अगर आप जीवित भी हैं तब भी उसका बेनिफिट और उसका बेनिफिट उसको मिलने लग गया तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है, उसका डिडक्शन मिलेगा 80DD में। एक चेंज है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ये बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। पहले आपको याद होगा कि अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करते थे तो 50 लाख से ऊपर का सेल होता था तो 1% का TDS का प्रोविज़न था कि 1% TDS कटेगा। अब ये एक्चुअल सेल अमाउंट पे था कि हमने 50 लाख का सेल किया, और एक आपको पहले पता होगा कि अगर स्टैम्प वैल्यू कितना है और एक्चुअल सेल कितना है, उसमें कुछ 10% 15% का वेरिएंस अलॉट था, लेकिन TDS एक्चुअल सेल पे कटता था।
एक्चुअल सेल अमाउंट जितना है, जितना आपको पैसा मिला है। अभी उसमें चेंज हो गया है कि स्टैम्प वैल्यू जो है, अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि स्टैम्प वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की 60 लाख रुपए है और आपने 55 लाख में उसको बेचा है, तो पहले 55 लाख के ऊपर टीडीएस काटना होता था, अब 60 लाख के ऊपर काटना होगा। इसमें एक टेक्निकल ग्लिच भी है जो समझना होगा, हो सकता है आगे इसके बारे में कुछ चेंज आए तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा कि इसी एग्जांपल में 60 लाख स्टैम्प वैल्यू है और एक्चुअल सेल हमने 55 लाख के ऊपर किया है, तो एज पर दिस प्रोविजन टीडीएस 60 लाख के ऊपर काटना है और आपको 55 ही लाख मिला है। अब जब आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करेंगे, तो आप वैल्यू 55 लाख दिखाएंगे और 55 लाख के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन 26AS में 60 लाख का अमाउंट आएगा और वो मिसमैच होगा, जिसके कारण से नोटिस आपको आ सकता है, ये देखना है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का चेंज मैंने बताया। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है जो एकदम से आम लोगों को इम्पैक्ट करता है, वो ये है कि पिछले साल एक प्रोविज़न आया था कि अगर आप अपना ITR 2 साल से नहीं फाइल किया है तो आपका TDS का रेट जो है वो 5% और डबल विच एवर इज हायर डिडक्ट करेगा। स्पेशली आम आदमी इसमें बैंक के इंटरेस्ट के ऊपर इम्पैक्ट होता था। इवन कई जगह से डिविडेंड अगर पे करते थे वहाँ से भी मेल आता था कि आप अपना 2 साल का ITR दे दीजिए और पैन दे दीजिए, नहीं तो हम 20% टैक्स आपका काटेंगे। वो वहाँ पे एक चेंज आया है कि जो 2 साल था, 2 साल में पहले बच जाते थे कि 2 साल में 1 साल का भी ITR आपका फाइल है तो नॉर्मल रेट से ही TDS कटता था। अब वो घटा के 1 साल कर दिया गया है और 1 साल का आपका पिछले, कहने का मतलब इस साल में देखना है, तो पिछले साल का अगर आपका ITR फाइल नहीं है तो 5% और डबल, जैसे 10% का इंटरेस्ट का रेट है तो 20% से आपका TDS कटेगा। तो आप अपना ITR टाइम से ज़रूर फाइल करें और ज़रूर फाइल भी अपना ज़रूर करें, नहीं तो ये आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है डबल रेट से। मुझे लगता है कि जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज थे जो इंडिविजुअल और मिडिल क्लास से रिलेटेड थे वो मैंने डिस्कस किया है। हो सकता है कि एक आध पॉइंट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। वैसे भी आप कुछ लिखते हैं तो मुझे और अच्छा और कुछ बात करने की प्रेरणा मिलती है, तो आप लिखते रहिए, मेरी हौसला अफजाई करते रहिए। हमारा एक फेसबुक पेज भी है BNB टैक्स, उस पर हम लोग इनकम टैक्स के अपडेट्स, GST, केस लॉस वगैरह डालते रहते हैं। उस पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।